तो ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है, चाचा भतीजे में क्या चल रहा है। अब आप पूछेंगे ये सवाल हमने क्यों पूछा, दरअसल मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चलिए सबसे अहम सवाल, सारी बातें एक तरफ हो गई और ब्रेक में जाने से पहले मैंने सत्यजीत जी से एक सवाल किया था। अब इसका जवाब जरा मैं मनीष जी से चाहूंगा। मनीष जी, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान क्या पार्टी देने के लिए उतना ही तैयार है? क्योंकि तल्खियां काफी बढ़ चुकी हैं, बात काफी आगे तक निकल चुकी है। अब आप लोगों की तरफ से क्या एक पहल तो की गई है, लेकिन ये पहल क्या बरकरार रहेगी? बड़ी बेबाकी से चाहूंगा इस सवाल का जवाब मनीष जी। हमारी पार्टी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी का सदैव आदर करते हैं और सभी का सदैव सम्मान करते हैं। और राजनीति में जो वर्तमान में परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति में आज देश भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की शासन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से देश की महान जनता अब दूर होना चाहती है। इसलिए कि युवा आज के समय में सबसे भारी संख्या में देश में युवा बेरोजगार हो चुके हैं। युवाओं के अंदर अपने जीवन को लेकर के बहुत ही बड़ी चिंता की लकीरें खींच चुकी हैं। युवा चाहता है कि हमारा भविष्य कैसे बेहतर होगा, कैसे हम राजनीतिक रूप से उतने सशक्त और उतने सबल हो पाएंगे कि कैसे हमारी नौकरियां लगेंगी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में शुरू से मतभेद रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तब काम कुछ और कहती है, जब विपक्ष में रहती है तो कहती कुछ और है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इतना जनता के प्रति इतना उदासीन रहता है कि जनता उनकी बातों में तो आ जाती है, लेकिन जब सत्ता मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को तो उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है। आपके सामने मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली में विज्ञान भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यायाधीशों की और मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में उन्होंने कहा था कि भारत में लोक संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लोक भाषा की रक्षा होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। यह बात, मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि 2009 में जब हमारा आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उस समय उस सम्मेलन में कहा था। तब मैं बहुत छोटा था, मेरी अवस्था कम थी, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरी समझ थी। उन्होंने आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने नेताजी के सामने ये बात कहा था कि लोक भाषा, लोक संस्कृति और लोक संविधान जो हमारे आपसी व्यवहार है, जो बोलचाल की भाषा, उनकी हम रक्षा करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। और ये समाजवादियों ने सदैव से किया है। तो जो बात हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2009 में कही थी वो भारत के प्रधानमंत्री जी 2021 के अंत में कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी सोच एक युवा अवस्था में एक नेता इतनी बड़ी बात जो 2009 में कहते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी 2021 के अंत में कहते हैं। तो आप सोचिए कि श्री अखिलेश यादव जी कितने दूरगामी सोच के नेता हैं और कितनी उनकी अच्छा। तो सोच है। आसिफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जरा, फिर मैं दोनों लोगों के सवालों के जवाब दुष्यंत जी से लूंगा। इसमें अब बात देखिए कहां से कहां शुरू हुई और अब बात आ गई दूरदर्शिता को लेकर, तो इस पर भी जरा आपके मैं विचार चाहूंगा जरा। देखिए, अभी राजनीति में बहुत ज्यादा दूरदर्शी लोग आ रहे हैं। एक आए थे जो कह रहे थे साहब कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो मगरमच्छ पकड़ लेते थे, वो नाली की गैस से चाय बना लेते थे, वो कह रहे थे इतने स्मार्ट सिटी बना देंगे, वो कहीं टोक्यो बना देंगे। अरे भैया, हम लोग इंसान हैं, हम लोग के 2 वक्त के खाने की रोटी का इंतजाम तो रहने, तो वो तो मत छीनो। अभी फिर दूरदर्शिता की बात हो रही है। हर बार का एक जवाब है कि साहब हम चुनाव जीत जाते हैं। राजा किसी को भी बनाया जा सकता है। प्रजा के लिए क्या करोगे, इसका जवाब होना चाहिए। जी, आपको याद होगा जी, मनीलाल पट्टीदार जो एसपी था आईपीएस, उसने त्रिपाठी जी की हत्या करवाई अपने पुलिस वालों के साथ मिलकर। पिछले 3 साल से फरार चल रहा है और योगी जी की सरकार उस आईपीएस को नहीं पकड़ पाई। उनका बिल्डोजर घर में खड़ा हुआ है, बिल्डोजर टूट गया। तो क्या बिल्डोजर आप गरीब के घर पे ही चढ़ाओगे? एक आईपीएस जिसने त्रिपाठी जी की हत्या करी, वहां नहीं जाएगा बिल्डोजर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, पता है मनीलाल पट्टीदार के घर पे अभी तक बिल्डोजर क्यों नहीं चढ़ा? चलिए, किसकी पार्टी ने क्या कहा, बड़ी बात ये नहीं है। चलिए दुष्यंत जादौन जी, ये सवाल तमाम सारे, मेरा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आलू को सोना बना देंगे, ये सब किस पार्टी के किस नेता ने कहा। मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए। बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कल ही किस तरीके से डेयरी उद्योग को लेकर के नोएडा में एक संदेशा देने की कोशिश की है,
और एक एक्सपो मार्ट के जरिए युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जब सरकार दुष्यंत जी लगातार अरे भैया, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बात कर रही है, युवाओं को मछली रोजगार देने की बात करी, तो विपक्ष सवाल भैया, उठा रहा है कि मगरमच्छ क्या नहीं पकड़ समझा जाए, पाएंगे। क्या समझा जाए। जी दुष्यंत यादव जी, इसमें मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा। जब से पहले जब सरकार लगातार काम कर रही है तो देखिए, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चला, तो मुझे एक भी आदमी गरीब बता दीजिए जिसके घर पे बुलडोजर चला हो। मैं बता रहा हूं जादव जी, गरीब कह रहे हैं, जादव जी मैं बताऊंगा आपसे। संस्कार है पार्टी का। मनीलाल पट्टीदार पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? सुन लीजिए, आप सुन एक-एक करके सुनेंगे, मौका दिया ना, दुष्यंत को सुनेंगे पहले, फिर आप आइएगा जरा। आप अपने सुनेगा, मेरे को नाम बताइएगा, तब तक वो देखिए लिख भी रहे हैं मनीष जी, और आप भी बताइए, आपको तो शायद ओरली याद हो। सुनेंगे देखिए, मैंने दो लोगों के विपक्ष के सवाल लिए, दुष्यंत जी को मौका देंगे जी। है कि पिछली साल जब सरकार ने आंकड़े दिए रोजगार के 12 से 17 में समाजवादी पार्टी ने कितने लोगों को रोजगार दिया और हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, तो हमारे रोजगारों की संख्या 5 लाख लोगों को रोजगार हमने सरकार ने दिया। 3 लाख हमने संविदा कर्मी लगाए। मनीलाल पट्टीदार पर सरकार क्यों मेहरबान है? मनीलाल पट्टीदार के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बीच में बोलते रहेंगे तो ना मेरी बात सुन त्रिपाठी पाएंगे की ना हत्या आपकी बात करिए, कोई सुन इसलिए पाएंगे। देखिए, जो मुझे बोलना चाहिए वो आप दुष्यंत जी बोल बताइए, रहे हैं। देखिए मनीलाल पट्टीदार क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? सर, एक-एक करके अभी आपने युवाओं को अब आप रोजगार की बात की चिल्लाते ना सर, रहिए। आपने तो मेरा आप मानना पूरा ये है, भारत की अब बात रही की बात ना, मैंने उस पर हिंदुस्तान जवाब की, जिस दिया ना, तरह से क्योंकि वो जनहित से जुड़ा मुद्दा 2012 है, में इसलिए जवाब देना चुनाव भी जरूरी है। एकदम नेताजी ने और शिवपाल जी ने आलोक जी। इनको मुख्यमंत्री बना दिया, इनकी दूरदर्शिता देखिए। फिर इन्होंने अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया, वो एकदम फेल हुआ, ये उनकी दूरदर्शिता थी। फिर उन्होंने 19 में आके मायावती जी से गठबंधन किया, ये भी इनकी दूरदर्शिता थी, वो भी फेल हो गया। अरे फिर माया तीसरी भैया, बार सुन लो राजभर मेरी से बात। और उनसे सबसे भारतीय गठबंधन जनता किया, पार्टी वो के भी अलावा इस देश में दूरदर्शिता जितने थी। नेता हैं, सब लेकिन बेकार जिस हो गए। शिवपाल यादव जी आप से अच्छे हो, इनकी वजह से आप इनकी जवाब दो, सरकार मनीलाल कई बार पट्टीदार बनी, को क्यों नहीं उसे गिरफ्तार इन्हें किया? दूर कर दिया, ये भी इनकी दूरदर्शिता थी। तो अखिलेश यादव अरे जी आप की सत्ता में हो, दूरदर्शिता जवाब को दो ना, आप जनता ने पार्टी पहचान के लिया लोग और सारे जनता प्रवक्ता ने बहुत बुरे हैं। अपनी पार्टी की 3-4 दूरदर्शिता बता रहे हैं, चुनाव में दर्शक क्या बता रहे हैं, तो जरा मनीष जी आप भी जरा अपनी पार्टी की दूरदर्शिता बता दीजिए। दर्शक जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि क्या आपकी दूरदर्शिता। जल्दी से, जब आसिफ जी ने बताया, दुष्यंत जी ने बताया, तो आप भी बताइए। जी जी, चलिए मनीष जी को सुन लेंगे जरा जल्दी से। हाँ ठीक है, अब मैं तब ठीक है, बोलूंगा जब जल्दी से। आसिफ जी और जादौन जी शांत हो थोड़ा गए। शांत नहीं, हो नहीं, जाए। आज का जादौन पहला जी, नंबर। जादौन जी, नौकरी की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो रही है। हर तीसरे महीने का डाटा है, हर 3 महीने में 1,96,00,000 से ऊपर नौजवानों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 1,96,00,000 लोग देश में बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं, ये आंकड़ा गलत है, ये आंकड़ा गलत है। अरे खरे जी, आप तो मतलब व्याकुल भारत हैं आप। भाई अगर वो तथ्यों में बात कर रहे हो तो पूरा मौका देंगे। सत्य जी अपनी बात रखिए, क्योंकि भाई युवा हंसते हैं, जब परवान चढ़ती है तो जिंदगी को देखने का उन्हीं से बुलवा लीजिए और उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर युवाओं को उन्हीं से पूछ लीजिए फिर। लेकर वो उनके पास अगर तथ्य है तो अरे जरूर तो मौका तथ्य देंगे। दिखा देना कि तथ्य कहाँ सत्य पे है। जी जल्दी मैं से, दिखाऊं तो यार। हाँ ठीक है, तथ्य रखिए। अगर आंकड़ा है आपके पास तो जल्दी से दीजिए भाई। हमारे जनता पार्टी जो के हमारे पास जो हमारे यूथ जो है, जो डिबेट देख रहे होंगे वो भी तो देखेंगे। जल्दी अरे सत्य जी देखेंगे, वो डाटा तो दे हमको। हाँ सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सत्य जी अपनी बात रखिए जल्दी से। दीजिए डाटा, दीजिए डाटा, दीजिए मैं डाटा दीजिए। आलोक जी स्पष्ट कर दूं हाँ। कि विपक्ष को भी सरकार के हर मुद्दों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसका करो विरोध तो हम करना करेंगे ना भैया। चाहिए। लोकहित के लिए हम अगर बिल्कुल सरकार को करेंगे। देखे कि लोकहित में लोक हम कल्याण के लिए बिल्कुल कोई काम करेंगे। हो रहा है, आप तो अच्छा उसका काम समर्थन करो, हम कीजिए। तारीफ करेंगे। लेकिन 24 करोड़ की आबादी का भला ना, होना ना, चाहिए, ना, 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 भला ना। हमारा आपका नहीं होना चाहिए। अब आप भला समाजवादी ब्राह्मणों की पार्टी हत्या का, कराओगे, उसका सोचो कि हम कांग्रेस तारीफ का, करें, नहीं कर भारतीय जनता पाएंगे। पार्टी का नहीं होना है। आप हाथों के बलात्कारियों के साथ खड़े होकर मदद नहीं कर पाएंगे। ये आप narrative किसानों के आपके हत्यारों होता की है। मदद करोगे, हम नहीं कर पाएंगे। आज आप से उन्नीस में ये आप narrative बलात्कार आपका करोगे, फेल हो चुका है। नहीं कर narrative पाएंगे। आपने गढ़ने की ऐसा ना कोशिश हो की है, कि ये narrative कैसा आपका फेल डाटा हो है? चुका आप अच्छा काम करो। ये तो ना कोई मनीष जी, अभी आप भी कहीं ऐसा न कहिएगा कि आलोक जी ये लीजिए, आपको मैंने 10 GB का डाटा दे दिया। मनीष जी के पास भी कुछ आंकड़े हैं। चलिए मनीष जी, क्योंकि बात युवाओं से जुड़ी थी, जल्दी से मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अपनी बात रखिए जी। कोई बात तो हुई नहीं। ठीक है मनीष जी, ऐसा ये है, डाटा आलोक मुझे जी, नहीं मिला आलोक अभी जी, तक। आलोक जी, हाँ जल्दी से। मैं तब अपनी बात पूरी करूंगा जब ये प्रसपा के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन करके बोलना बंद करेंगे। आपको- मैं उनके सवाल का आंकड़ों की बात जवाब कहती नहीं, हूँ, वो जादौन जी के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, तो क्या बोल रहा है बीच उनके में? पास आंकड़े थे, मैंने इससे उनके पास सवाल कोई पूछा। आंकड़े नहीं है। ठीक है, अब आपके पास है, आप दे दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके पास है, आप दीजिए। चलिए अब सब लोग, सारे मेहमान सुनेंगे, सारे प्रवक्ता। मनीष जी देंगे आंकड़ा जी। अगली आवाज मनीष की जी। आलोक जी, देश में आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है और महंगाई की जो स्थिति है, आज देश में
किसी भी कोने में आप चले जाइए, चाहे पूर्वोत्तर का राज्य हो, चाहे दक्षिण का राज्य हो, चाहे उत्तर का राज्य हो, चाहे पश्चिम का राज्य हो, कहीं पर भी आप चले जाएंगे, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये न कह दे कि इस देश में महंगाई से वो त्रस्त नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं आलोक जी, वो समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश आज के समय में देश से सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि 2 करोड़ सालाना लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जो सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं, केंद्र सरकार के अधीन में जो विभाग आते हैं, उन विभागों में जो 1 करोड़ से अधिक पद है, आज के समय में देश के सामने, देश में आज 6 लाख से ऊपर गांव हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन 8 वर्षों में, 9 वर्ष संभवतः कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन मात्र 7 लाख युवाओं को नौकरी दे पाए। 6 लाख हमारे पास गांव हैं, लेकिन 7 ही लाख लोगों को केंद्र सरकार में नौकरियां मिल पाई हैं। यह महत्वपूर्ण बात है और इस पर प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, दूसरी बात आलोक जी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि 2014 में प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए कर्ज था, विदेशी कर्ज था हमारे ऊपर। उस समय भारत सरकार के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर 40 लाख करोड़ का कर्जा था। आज के समय में प्रति व्यक्ति 1,10,000 रुपए का कर्ज है और आज के समय में 151 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर भारत सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया, कौन सी ऐसी बेहतरी के लिए कौन सा ऐसा इंतजाम किया कि 40 लाख करोड़ से बढ़ करके कर्जा जो है आज के समय में। विदेशी कर्ज का डाटा ये गलत दे रहे हैं आलोक जी, विदेशी कर्ज का डाटा ये गलत दे रहे हैं। तो सही आप दे दीजिए। 600 अरब डॉलर का कर्जा है भारत के ऊपर। यहाँ टीवी पे बैठ के कुछ भी बोलता रहा हूँ, बड़ी विडंबना है कि राजनीति प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति पार्टी में क्या चल रहा है एक आदमी की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। आज की डिबेट तो वाकई में किसी ने भी पूरे भारत की बात कर लीजिए, बस अपनी पार्टी की बात ना करिएगा। चलिए आंकड़ों पर हम फिर चर्चा करेंगे। सत्यजीत जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शिवपाल यादव से जुड़ा हुआ, नहीं तो मेरी डिबेट आज की ना अधूरी रहेगी, सारी भारत की और अर्थव्यवस्था को लेकर के, सारी विपक्ष को लेकर के, रोजगार को लेकर के उसी में सिमट जाएगी। शिवपाल यादव को लेकर के अगर बात करें, वर्तमान में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, अब अगर मैं आगे की राजनीति की बात करूं, उनकी दूरदर्शिता की बात करूं, अब अपने बेटे आदित्य यादव को लेकर भी कहीं ना कहीं उनको सोचना है। अब देखिए, नेताजी ने तो अपनी जो विरासत थी वो दे दी अखिलेश को, अब प्रसपा अगर अपनी विरासत देगी तो अभी कोई बहुत ज्यादा अपनी पार्टी में है नहीं कुछ, तो इसीलिए शायद उनकी छटपटाहट साफ तौर पर समझी जा सकती है क्या? नहीं आलोक जी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, पार्टी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन तांत्रिक तरीके से हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात यह है कि 2024 के चुनाव में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ चढ़ कर होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और तथाकथित समाजवादी विचारधारा से हम दूरी बनाएंगे। और तथाकथित समाजवादी विचारधारा को हम इनकार भी करते हैं, हम लोहिया की विचारधारा पे चलने वाले लोग नहीं। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए, समाजवादी विचारधारा को आप आगे बढ़ाएंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ रह करके बढ़ाएंगे या अपनी पार्टी के साथ बढ़ाएंगे, और अपना जो आप लोगों ने जो संगठन बनाया है उसको साथ बढ़ाएंगे आगे? ये भी तो बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। हाँ, स्पष्ट कर दूं कि हम लोहिया की विचारधारा वाले लोग हैं, हम जयप्रकाश की विचारधारा वाले लोग हैं, नरेंद्र देव की विचारधारा वाले लोग हैं। हम अपनी विचारधारा पे चलेंगे, जो समाजवाद की विचारधारा है, जो ममता एवं क्षमता मूलक समाज की रचना करती है, जो ममत्व पर आधारित है, जो अंतिम छोर तक, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करती है, जिसमें बड़ा छोटा नहीं है, ऊंचा नीचा कोई नहीं, उस समाजवाद की बात करती है। अंत्योदय तक तो लाभ बीजेपी भी करती है कि उसकी जो सारी योजना है उनका लाभ तभी मिलेगा। दुष्यंत जी समाज का जवाब कि अंत्योदय तक मिलेगा तभी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये तो बीजेपी का भी कथन। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तथाकथित समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा तो सरकार का महत्व नहीं है। अब जब हम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं और उसी के हिसाब से हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ये सरकार की नीति है। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग समझ नहीं पाए, बस प्रसपा के लोग समझ गए, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो हमारा सफलता का राज है वो कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे। तो जो नहीं समझे हैं वो अपने सत्ता से बाहर बैठे हैं, जो समझ गए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अपने आप को बढ़ाएंगे, प्रचार करेंगे, उसको अपने आप को। तो ये आपका इशारा कहीं आसिफ जी की तरफ तो नहीं है, जो अब समझ नहीं पाए? आसिफ जी, आप लोग समझ नहीं पाए या ये लोग समझा नहीं पाए या जनता को आप लोग सही योजनाएं नहीं पहुंचा पाए, लेकिन अब फिर से आप कोशिश कर रहे हैं संभालने की? जी
आसिफ जी। देखिए, सत्ता पाना राजनीति में एक अवसर होता है। समाज की सेवा करना हमारा लक्ष्य है और समाज की सेवा सत्ता में रह के ही नहीं करी जा सकती है, विपक्ष में रह के भी करी जा सकती है। भी की जाती है। मैंने आपसे कहा कि जनता ने हमको विपक्ष में बैठाला है तो विपक्ष के मुद्दों को हम उठाते हैं। कि आप जीवन भर यही करते मैं रहें। मनीलाल पट्टीदार जो आजकल त्रिपाठी जी की हत्या करके भागा है, भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव आपका फेल हो गया। 2022 में हमारा आपने ये मतलब नैरेटिव बनाने की कोशिश की, ये नैरेटिव आपका फेल हो चुका है। सुन लो, ठीक है, ठीक है, कीजिए, पता है, ठीक है, सुन लो, आगे सुन लो। आलोक जी, अरे जरा मैं चाहूंगा कि टेलीविजन पर जरा ये खबर जरा जरूर दिखा दीजिएगा टेलीविजन पर, जरा इसको पुष्ट। जी चलिए, आप खबर भेज दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, खरे जी को जरा भेज दीजिए। ये दैनिक जागरण अखबार कर रहे हैं, ये भारत को जोड़ के जागरण अखबार की खबर है। शहरों के मुकाबले जून में 1.3 विदेशियों को फायदा पहुंचाने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। मैं सोच रहा हूं थोड़ा फोकस करूं, फिर बोलूंगा आपकी सरकार की तरफ से एनसीआर भी है ना, मुद्दा ये नहीं चला। खरे जी क्या करें? रखिए आसिफ जी, पहले अपनी बात रखिए पूरी। गुजरात के 2 उद्योगपतियों की मदद करने के लिए पूरे देश की संपत्ति को जो बेच रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार आने के जेल में होगा। यात्रा क्यों नहीं चल रही है? देश की रेलवे बेच दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। गुजरात के मुद्दे पे फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा। जिस अडानी और अंबानी को लेकर के बात चल रही है, अभी आप ही की राजस्थान की सरकार ने कितने करोड़ की जमीन दे दी वहां पर, भाई क्यों दे दी है ना। लेकिन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में प्लांट लग रहा है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ की बात करें। चलिए मैं अपने मुद्दे पर फोकस आता हूँ एक बार। मनीष जी, कुल मिलाकर के इन तमाम सारे सवालों के बीच अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होते जा रहे हैं, उनको भी चीजें कहीं ना कहीं समझ में आ रही, खास करके 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो। देखिए आलोक जी, मैं बार बार शुरू से इस परिचर्चा में मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे नेता सदैव सबके आदर के लिए, सबके सम्मान के लिए और सबको उनका हक मिले, इसके लिए सदैव लड़ते रहे हैं और सबको उन्होंने हक दिया है। रहा जहाँ तक अभी वर्तमान में राजनीतिक जो परिस्थितियाँ बन रही हैं या भविष्य में जो बनने जा रही हैं, उन परिस्थितियों में हमको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में हमारी पार्टी व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम गांव के सुदूर इलाके तक पहुंच करके लोगों को पार्टी की नीतियों से, विचारधारा से और सिद्धांतों से जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता ने जो युवाओं के लिए कार्य किए हैं, उनमें युवाओं को आज भरोसा है, विश्वास है और बड़े पैमाने पर युवा समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो हमारी पार्टी का संगठन, जो हमारी पार्टी का विचार और सिद्धांत निकल करके आएगा, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में परिवर्तन का एक ध्वजवाहक बनेगा। चलिए, बहुत जल्दी परिवर्तन की एक बयार बह सकती है। आपने बड़ी बात की कही, वो बड़ा सवाल तो मैं भूल ही गया। सत्यजीत जी, जल्दी से एक फाइनल सवाल का जवाब बस आप दे दीजिए, जो सबसे अहम सवाल है। जब मुलाकातों को लेकर के मेरा पहला सवाल था, देखिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर अर्थव्यवस्था तक बात आ पहुंची। जब मुलाकात हो रही है आजम खान से शिवपाल यादव की, तो आजम खान कहीं अखिलेश और शिवपाल के बीच जो दूरियां हैं, कहीं एक ब्रिज की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कि दोनों की दूरियां कम करने का काम। दिल से दीजिएगा इस सवाल का जवाब जल्दी से। हाँ, एक सारी में बोलूंगा, उसी कुछ सोच कर उनसे हम वफा करके जिंदगी में ही हम खता करके। अब हमारी बात पूरी आ गई। हम उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेंगे। 24 करोड़ का आबादी का भला होगा। अगला पिछड़ा दलित, शोषित, वंचित समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव उस पथ पर चल चुके हैं जहां लौटने की गुंजाइश नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, आसिफ रिजवी जी आपका भी, दुष्यंत जी आपका भी, सत्यजीत अतरवारा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपा में क्या चल रहा है? सवाल ये कि चाचा ने जिस तरीके से शुरुआत की है, मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन 2024 के लिए एक बात तो है कि शिवपाल यादव पूरी तरीके से चुनावी मोड पे